ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बच्चों गुड इवनिंग। सारे बच्चे जो पहले मेरी क्लास को, गौतम सर की क्लास को उन्होंने पहले पढ़ा है, उनके लिए और एक क्लास लेकर मैं आया हूँ। और ये क्लास उसी के ही एक एडवांस में है। और पहले मैंने प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको मेटल नॉन मेटल की बताई थी, आरएमसी के लिए बताई थी। पूरा मैंने आपको एक डिटेल दिया था इस चीज़ को लेकर कि कैसे जो ना ये मतलब क्या क्या पूछा जाता है और कितना ज़रूरी है। तो ये आप जैसे थंबनेल मेरा देख सकते हैं, इसके हिसाब से मैं आज आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने वाला हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को आप नहीं भूलेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप मेरे साथ इस सारी चीज़ों को करें, इन चीज़ों को सीखें, समझें, मेरा बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझें, और उसके बाद जाके अपनी बुक्स को उनको पढ़ेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए। और सबसे पहले ये बात शुरू होती है कि भाई ऐसा क्या है इस मेटल और मेटल में, जिन बच्चों को हर बार केमिकल प्रॉपर्टी जो ना उनको टफ लगती हैं। जब भी बात करें, किसी स्कूल में कहीं भी पढ़ते हैं बच्चे, तो कहते हैं सर केमिकल प्रॉपर्टीज बता दीजिए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो ना हमें नहीं समझ में आती है, उसमें कई रिएक्शंस होते हैं, उनमें कहीं कुछ ऐसा मतलब जो ना अलग से है जो हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ बताने की देर है कि अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा इससे पहले, और उन्होंने काफ़ी क्लियर भी किया, वो उन्हें समझ में आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते पढ़ते बच्चे जो ना थोड़े से उनको ऐसा लगता है कि जाने क्योंकि कन्फ्यूजिंग चीज़ है, तो ऐसा है नहीं, कोई बात नहीं है। आज मैं आपको ये सब चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो एक जो फिगर आ रहा है, वो सब जो ये फिगर आ रहा है बेटा, ये फिगर जो ना आपको देखने से लग रहा होगा, ये आपकी बुक में भी कहीं भी होगा। मैं इसी एक छोटे से फिगर से ही आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले बताता हूँ। देखो ये एक तरीका होता है टीचर का कि नेचुरल टीचिंग वो चीज़ होती है जो बच्चे ना टीचर और बच्चे के बीच में उनमें क्या एक उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाए कि जो बात वो किसी भी चीज़ से बताना चाह रहे हैं वो सीधे डायरेक्ट भी या फिर किसी भी एक किसी फिगर से, किसी से, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। अब जैसे मैं सिंपल ये बात शुरुआत करूं कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हम जो ना क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन बता रहे हैं, इसको दिखाना चाह रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है, ये मैंने कहीं से इंपोर्ट किया है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी में ही इसमें देखें कि ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आप अगर मान लो ये जैसे इस मेटल के लिए बात करें हम बेटा, तो ये मेटल इसमें जो मैग्नीशियम, मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, पोटेशियम है ना, कोई भी मेटल हो सकती है जिसको कि जलाया गया है। एक डेजलिंग व्हाइट इसमें कलर है ना, आपको दिख रहा होगा, जलती हुई कोई चीज दिख रही है, उसे यहाँ पे ऐसे करके किसी मेटल से पकड़ा गया है। ये हो सकता है आयरन की हो, ये आयरन की एक छोटी सी पकड़ है, ये इसको जलाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया है। देखिए ऑक्सीजन होने का मतलब क्या है, ज्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आती, सर ऑक्सीजन से रिएक्ट क्या है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब ये है कि हमारे एनवायरमेंट में चीजें अपने आप रिएक्ट करती हैं, अपने आप उनके साथ मतलब जो ना केमिकल रिएक्शन होता है। अब जैसे ऑक्सीजन में होने के लिए तो ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है, लेकिन एनवायरमेंट में जब कोई चीज, जैसे कोई एक आयरन की चीज बाहर पड़ी हुई है, तो ऑटोमेटिकली भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगी। जो वाटर है, पानी है, जिसे मॉइस्चर कहते हैं हम, मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगी। इससे क्या, मॉइस्चर क्या होता है, थोड़ा सीला, जो 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 वाटर है, वाटर हो गया, एयर हो गया, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। इन चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता, इन चीज़ों को क्या ना एक खुली मतलब रिएक्शन करने की मेटल्स के साथ में एक 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 वो है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं कि जो भी मेटल है वो उसके साथ एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो यहाँ ये जो एक छोटा सा आपको दिख गया कि सर ये क्या है ना, ये इसका क्या मतलब निकला, तो इसका मतलब ये निकला कि मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक एयर के है ना, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं, अपने आप करती हैं, और इसी के साथ वो डल भी हो जाती हैं। जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ कि जब भी आपने कोई नई चीज़ खरीदी, कोई बाइक खरीदी, कुछ भी स्कूटी या कोई चीज़, जब वो उसके जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी चमके हुए रहते हैं, जो मेटल्स के होते हैं, जिन पे कि मेटल की शाइनिंग आती है, बाद में क्या होता है आपने देखा होगा कि वो डल हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो गया, द रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर उसके ऊपर हो गया, और वो चीज़, उसका जो सरफेस था चमका हुआ, वो सारा क्या हो जाता है, वो सारा डल हो जाता है। तो हम इसे शुरू कर दिया हमने ये चैप्टर, अब बस इसे बताने की देर है आपको कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है बेटा, देखिए आज जब बात चली है केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिर आज हम इसे ऐसा पढ़ लेते हैं कि दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर है, जब आप चीज़ों को समझ गए, तो फिर आप बुक भी जब आप खोलेंगे तो बुक के अंदर की भी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वो सारी भी आपको ऐसे एक बहुत बड़ी बड़ी सी दिखती हैं कि यार ये तो सारा मैंने पढ़ चुका हूँ मैं सारी चीज़ों को। तो आज हम इसी को शुरू करते हैं। हमने दोनों को एक साथ कंपेयर किया हुआ है, मेटल को भी और नॉन मेटल को, दोनों को कंपेयर करके चल रहे हैं कि मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं और नॉन मेटल कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। मैंने फिर बताया आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद 8th में, RIMC में, स्कॉलरशिप के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, 9th के, जहाँ भी आपको जिस चीज़ के लिए पढ़ना है उसके लिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे छोड़ देते हैं। आज के बाद इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं इसे आज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो रहिए मेरे गौतम सर के, है ना, मैं हूं और मेरे साथ रहिए आप, जिससे कि आपको ये चीज़ जब भी आप मेरा ये वीडियो देखें तो उसमें चीज़ों को जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से इसे सीखें। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पहला टॉपिक जो इसके अंदर डाला है बेटा, वो रिएक्शन विद मेटल डाला हुआ है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन डाला हुआ है। तो मैंने अभी आपको समझा भी दिया, अभी आपको एक छोटा सा डायग्राम भी दिखा दिया, बता भी दिया, इंट्रोडक्शन भी बता दी कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की कैसे शुरुआत करेंगे। तो ऑक्सीजन के साथ लिखा हुआ है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच फॉर्म बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। देखिए दो बातें इसमें ऐड कर दी हैं, यहाँ समझने वाली बात है। मैंने इसमें क्या किया है, दो बातों को ऐड कर दिया है इसमें। एक बात क्या होती है कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो अपने क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। आयरन की मेटल अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो आयरन ऑक्साइड बनाएगी, कॉपर की है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। कौन सी बड़ी बात है? अरे यस या नो? बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर यस ही होगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। समझिए इसको, केमिस्ट्री के पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझिए। मेरे भी सर जो ने एक बात बताते थे कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक अच्छे केमिकल जैसे केमिकल साइंटिस्ट जो होते हैं उस तरह का एक माइंड लेके बैठना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, आप बायो पढ़ रहे हैं तो एक आपके माइंड में कैसा, आप अपने को ऐसे प्रज्यूम करिए कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जब भी कोई मेडिकल साइंस, कोई साइंस पढ़ाई जा रही है तो उस तरह से सोचूं। इसी तरीके से आप सोचिए कि मेटल व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। सीधे उन्होंने बोल दिया कि ऑक्साइड की नेचर भी बता दी, उसकी नेचर क्या है, बेसिक होती है, बेसिक। आज मैं इसका भी एक फार्मूला आपको बताऊंगा कि कैसे जो ना हम बेसिक और एसिडिक बताते हैं, पता लगाते हैं कि इसमें ये चीज बेसिक हुई और ये एसिडिक हो गई। मैं आज आपको ये बता देता हूँ। देखिए लिटमस टेस्ट करने का एक तरीका है, लिटमस मैंने बड़ा बड़ा सा लिखा है आपको। जब लिटमस टेस्ट किया जाता है तो ये 7th क्लास की चीज है, इसका एक फार्मूला है B = B, ओके। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज एसिडिक होगी, कोई भी चीज एसिडिक होगी और दूसरी बेसिक होगी। देखिए ऑक्साइड दो तरीके की हो सकती हैं, एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक भी हो सकती हैं। ये चीज चेक करने के लिए हमें लिटमस पेपर से उनके कलर को चेंज पता लगाना पड़ता है कि उनका कलर क्या चेंज हो रहा है। तो हम सीधे कलर पे ही चलते हैं। अगर मान लीजिए वो R to B है और यहाँ B to B है, तो ये क्या मतलब है कि जब आप किसी भी मेटल की ऑक्साइड का ये नेचर चेक करना चाहते हैं तो उस नेचर के चेक करने के लिए लिटमस टेस्ट किया जाएगा। लिटमस टेस्ट में उसका कलर जो ना रेड आता है, रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, तो वो चीज़ क्या होगी आपको पता होना चाहिए। और ब्लू से ब्लू हो जाती है वो तो देखिए न्यूट्रल हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल ना हो, बहुत सारी ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होती हैं। यहाँ रेड टू ब्लू हो रहा है तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्लू B = B होता है। जब भी कभी कलर जो ना रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है तो B = B, मतलब जहां कलर ब्लू आएगा लास्ट में लिटमस पेपर का, रेड से ब्लू आ गया, वहीं पर वो चीज बेस होगी, बेस। तो ब्लू B = B का मतलब ये है कि अगर कलर ब्लू आ जाता है तो वो बेसिक ऑक्साइड्स होंगी। मेटल की जो ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं वो सारी बेसिक होती हैं। इसका मतलब वो अपना कलर लिटमस टेस्ट के साथ ब्लू कलर जो ना शो करेगी लास्ट में। गेट इट? विच फॉर्म द बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसके अलावा वो अपने बेसिस बनाती हैं जब वो पानी के साथ रिएक्ट कर दी जाती हैं। मान लीजिए वो जो ऑक्साइड है वो पानी के साथ और रिएक्ट हो जाती है तो अपने वो जो आगे के भी ऑक्साइड्स हैं उनको भी वो जो ना बेसिक ही बनाएंगे। अगला देखिए, अगर मैं इसी की कॉन्ट्रेरी इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ कि नॉन मेटल क्या करती होंगी। अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो बेसिक बन रही थी वो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड बनेंगी विच फॉर्म एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पर वो लेकिन क्या बना देती हैं, एसिड बना देती हैं अगर उनको पानी के साथ दोबारा आगे रिएक्ट किया जाए, दोनों पानी के साथ उनको डिसॉल्व किया जाए। बहुत सिंपल सी बात है कि
जब हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ें तो हम ये भी सोचें कि उनका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो गया तो बाद में वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्या बनेगा। तो ऑक्सीजन के साथ उनके जो बेसिस हैं वो पानी में घुल जाते हैं, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर वो बेस बनाएंगे, और दूसरी बात एसिडिक के साथ वो एसिड बनाएंगे जब उनको पानी के साथ रिएक्ट किया जाता है। बहुत अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हम बताते हुए चलेंगे, आपको तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए रिएक्शन विद वाटर किया जाए तो मैं इसको लेकर एक स्लाइड है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके लिव इट, कोई बात नहीं, उस स्लाइड को छोड़ दीजिए, अभी हम इसी बात को ही थोड़ा सा पहले यहीं से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए जहाँ लिखा हुआ है कि रिएक्शन विद वाटर, इसका मतलब ये है कि मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करके फिर क्या मिलेगा, तो मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स और द हाइड्रोक्साइड्स। बस इसमें फर्क क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड्स बना दिए। अब जैसे बहुत छोटी सी बात होती है, मैं आज आपको उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सॉरी। देखिए जैसे रस्ट, कोई बात नहीं, रस्ट कह सकते हैं या फिर हाँ रस्ट ले लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2O3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, ये आयरन की हाइड्रोक्साइड है। कोई पीस ऑफ ए आयरन अगर वो जंग खा जाता है, अगर उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है तो वो अपने हाइड्रोक्साइड्स बना देता है। तो अगर हम कभी इसको बात को कहते हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो उस वर्ड को ही बताने के लिए मुझे ये लिखना पड़ा। ये फार्मूला किस चीज का है, जब आयरन कोई जो ना वाटर के साथ रिएक्ट कर गई, आयरन की मेटल, तब अभी इसका मैं नाम लिखने वाला हूं। देखिए क्या लिखने वाला हूं, HDRA हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इसका पूरा नाम क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो कहीं वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि जब कोई मेटल जो ना किसी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो फिर जो ना अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाती है, उसका नाम भी यहीं आके यहाँ उसका नाम बताता है कि कहीं ना कहीं वाटर के साथ रिएक्शन हो गया तब जाके जंग लगेगी। तो मेटल व्हेन रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स और द हाइड्रोक्साइड्स। अगर आप कहोगे सर ऑक्साइड्स फिर भी यूज आप कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वाटर का जो कंटेंट है बहुत काफ़ी कम है, बहुत 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 कम उसकी परसेंटेज है, तो फिर वो हाइड्रोक्साइड्स भी बनाएगी, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोक्साइड्स में। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। लेकिन ये भी एक वो है, हालांकि ये पूरा एक्सेप्ट वो नहीं है, जब भी साइंस पढ़ी जाती है तब उसके कुछ एक्सेप्शंस भी साथ चलते हैं बेटा। लिखा गया है कि मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, ये बात सही है लेकिन पूरी सही नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी इसके होते हैं, वो बता के चलेंगे। यहाँ अभी आप सुन लीजिए। तीसरा है, देखिए रिएक्शन विद द एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन करना मेटल्स का, वो भी एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट थर्ड वाला, मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी बात ऐसी चलती है कि सर क्या रिएक्शन करने, जब भी कोई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी विच गैस गेट प्रोड्यूस्ड, तो उसका गैस का नाम लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कंडीशन क्या है कि मेटल्स को किसके, एसिड के साथ रिएक्ट कराना। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आपने सुना होगा कि नींबू के अचार को, लेमन का कोई पिकल है उसको कॉपर के वेसल्स में उनमें नहीं रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में कहीं भी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल साइंस के, वो इसीलिए क्योंकि मेटल किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ की जो कॉपर की मेटल है वो उस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगी जो उस पिकल का एसिड है, जो उसका खट्टा एसिड है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और उसका जो टेस्ट है वो खराब कर देंगी। हाँ गैस उसमें से लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस, वो तो फिर बात की बात है, उसे तो हम देखें। जैसे कुछ मेटल्स का नाम दिया हुआ, सब मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करती। अरे ये मेटल्स जो ना बेसिकली ये एसिड के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए ये क्या करेंगे, दे डू नॉट लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। ये बहुत लो रिएक्टिव मेटल्स हैं और इसीलिए इन मेटल्स के साथ लिखा हुआ है कि दे डू नॉट लिबरेटेड एनी हाइड्रोजन गैस। उधर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एक्सेप्ट सल्फर
विच रिएक्ट विद द हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सिर्फ एक को छोड़ के। यहीं से क्वेश्चन बनता है, आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो ना नॉन मेटल होते हुए भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो वो है सल्फर। लेकिन उसके साथ जो एक कंडीशन दी हुई है कि जो एसिड होना चाहिए वो आपका हॉट और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। मतलब कहने मतलब ये है कि उसकी जो उसकी कंसंट्रेशन है एसिड की वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तब जाके सल्फर जो है रिएक्ट करेगी। ये बात अच्छी है, आपने एक सीख लिया। अगला देखिए, रिएक्शन विद द बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन करने का मेटल्स का एक अपनी खुद की एक मतलब खुद का मतलब यह है कि मेटल्स की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। हम जिस तरह से एसिड्स को पढ़ चुके थे, इसीलिए हम उसके कंट्रेरी बेस पे भी जाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जो बच्चे इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये टेबल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। इस टेबल में समझकर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एकदम अच्छा कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द बेसिस, ज्यादातर मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाउएवर सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, lead, zinc react with the strong base like NaOH to form the complex salt and हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात यह है कि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादातर मेटल्स वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, लेड हो गई, जिंक हो गई, ये रिएक्ट कर सकती हैं, जबकि क्या हो, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस स्ट्रांग होगा, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे केस में ये मेटल्स उसमें रिएक्ट कर सकती हैं। Non-metals generally do not react with the bases, but sometimes some complex reactions takes place between non-metals and bases। तो वो एक हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि किस पोजीशन पर ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं किसी भी नॉन मेटल का किसी बेसिस के साथ में। तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट और मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट, दोनों में लगभग ये प्रॉपर्टी एक जैसी ही है। मेटल नॉन मेटल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। रिएक्शन विद बेसिस जैसा मेटल के साथ है उसी तरीके से नॉन मेटल के साथ है। कुछ सम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो सकते हैं, वो बस उसके साथ मेटल को रिएक्ट करती हैं, अदरवाइज नहीं करती मेटल। तो ये समझने वाली बात है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से सीखे। एक आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में समझा कि रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल नेम क्या होता है। कई बार ये पूछा गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के केमिकल नेम को बताइए, तो उसका नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ज़्यादातर बच्चों को अगर ये नहीं है तो उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से बात पता चलती है तो उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टी को बच्चे समझ जाएंगे। अब हम चलते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि कुछ मेटल्स को अगर वाटर के साथ रिएक्ट हुई हैं वो, तो कौन से वाटर के, ज्यादातर ये बच्चे नहीं समझ इनको वो नहीं लगता कि सर आप बता तो एक बार बताइए कि मेटल्स अगर ज्यादा रिएक्टिव हैं तो वो क्या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं वायलेंटली। देखिए धीरे धीरे करके इनकी जो लेवल है वो कम होता जाएगा, इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मैंने यहाँ बहुत सारे मेटल्स को लिखा हुआ है, उनमें से पहले मेटल यहाँ पे पोटेशियम लिखी हुई है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। ये मेटल बहुत कॉमन मेटल हैं, उनको मैंने यहाँ रखा हुआ है और उनको इस तरह से रखा हुआ है कि जिससे इसकी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। अच्छा चलिए पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये बता देता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज से ये कैसे होता होगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पहले बता देता हूँ, क्योंकि तब उस स्लाइड को लेने में ज़्यादा सही होगा। रिएक्टिविटी सीरीज की स्लाइड पहले मैंने इसको यहाँ पे रखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं इन सारी मेटल्स को, जो मेन मेटल्स हैं जिनको कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, मेटल और मेटल मिक्स हैं इसमें, उनको हमने पूरे एक लेबल में एक टेबल में रखा हुआ है उसको समझाने के लिए। ठीक है बेटा। तो जो सबसे ऊपर मेटल रखी हुई है, जो सबसे टॉप पे है, जो सबसे टॉप पे मेटल है, वो मेटल क्या है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो हाईली, ये इतनी रिएक्टिव होती है सोडियम पोटेशियम की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपने आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाती हैं और उनमें आग लग सकती है। आपने कभी देखा होगा कि पुराने समय ना, पुराना भी या किसी बाबा को उसको देखा होगा कि हाथ पर कोई लेकर वो ऐसे जला देते हैं, कोई वो कोई चीज़ जलाते हुए कोई चीज़ दिखाते हैं ऐसे करके, उनका हाथ नहीं जल रहा है, वो तो एक क्या होता है, वो उस तरह का अगर देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने एक सॉल्यूशन लगाया होता है, उस सॉल्यूशन के ऊपर कोई एक पीस ऑफ ए सोडियम या फिर पोटेशियम की यहाँ रखी होती है, और उस पर ऐसे करेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गई। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो यहाँ पर आपको आग सी दिख जाती है। वो खुद भी इसलिए नहीं जलती क्योंकि नीचे एक सॉल्यूशन लगाए रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जाने कितना बड़ा चमत्कार उन्होंने बाबा ने कर दिया। कोई चमत्कार नहीं, वो हाईली रिएक्टिव मेटल को उसने अपने हाथ पे रखा हुआ है और उसको जला दिया। तो इसका इसके सिंबल्स भी दिए हुए हैं। सारी रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर की तरफ, इधर की तरफ बढ़ रही है, इधर की तरफ नीचे कम होती जा रही है।
तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम, सोडियम, ये दो, इनका जो ना सिंबल भी दिया हुआ है, सिंबल आपने पढ़े होंगे पहले। सोडियम, सोडियम पोटेशियम का K, सोडियम का सिंबल Na। मैंने आपको 1 to 20 की फनी ट्रिक बताई थी आपको, हाय हेलो लिसन BBC वाली, तो उसे भी आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहला मेरा जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, उस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखकर आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ऐसे चुटकियों में आप लर्न कर लेंगे। वो आपको अगर पता है तो आप 1 मिनट में ही बताएंगे, सर पोटेशियम का K होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम, इस तरह से। क्योंकि वो आपको एक, जितनी बार उसको आप रिपीट करेंगे, इसका भी एक रूल होता है कि अगर आप 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज बेटा किसी भी चीज़ को अगर आप रिवाइज करते हैं तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। फिर आपसे कोई 10 साल बाद भी पूछेगा ना, तो आपको ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज, उनके सिंबल, वो सारे पता होंगे आपको, ठीक है। तो आप मेरा पहले वाला वीडियो भी देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है। क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो पीछे भी क्या कर रहे हो ना, पहले उन्होंने क्या बताए हैं वीडियोज़ को, उनको जरूर देखा करें आप, क्योंकि मैं उसको एक सिस्टम में लेके चल रहा हूँ। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टेन, लेड, जैसे जैसे नीचे चलते चले जा रहे हैं, इनमें ये एक नॉन मेटल है, ठीक है बेटा। तो जिन नॉन मेटल्स की बात चल रही है, ये हाइड्रोजन की तो पोजीशन आपको पता ही है, अलग एक एनामोलस पोजीशन होती है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये नीचे की तरफ उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, आगे की ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी उनकी फुल होती जा रही है। अगर आपको रिएक्टिव के बारे में पता है, कहोगे सर ये बता क्यों रहे हैं आप, रिएक्टिविटी नॉन है ना, नॉन है ना, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, क्योंकि ऐसा इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे आगे जाके आप एक केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है उसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में से हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे आपने समाज में देखा ना, चलो वो छोड़ो, जैसे अब आपने वो देखा है, जब रोड पे चलते हैं तो जो बड़ी गाड़ी वाला है वो छोटी बड़ी गाड़ी वाले को कुछ समझता नहीं। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे ही समाज में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गरीब आदमी को क्या है ना, वो किसी भी तरीके से सता देता है, परेशान कर देता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है, उसे वो मान के चलता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को किसी भी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती हैं। वो समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव मेटल है। मेटल्स की रिएक्टिविटी भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनका रिएक्शन होना ऑक्सीजन के साथ, उसका रिएक्शन होना एसिड के साथ, उनका रिएक्शन होना बेसिस के साथ, ये सब ये डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, कौन सी कम रिएक्ट कर रही है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार आप अच्छी तरीके से क्या कर लें, पढ़ लें, देख लें, इसको लिख लें, और इसमें मेटल और मेटल दोनों मिक्स करके रखी हुई हैं। अब जैसे गोल्ड, प्लेटिनम बिल्कुल नीचे आ गया है, प्लेटिनम बहुत लेस रिएक्टिव मेटल होती है, जब ये लेस रिएक्टिव है तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो मैं जो ना आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई मेटल ऐसी है जो किसी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जा रही है तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, वो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी। बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल को जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ढूंढ रही है, कहीं भी मिल जाए रिएक्ट हो जाएगा। कोल्ड क्या ना, कोल्ड चीज़ अपने आप में किसी चीज़ को फ्रीज रखती है, उस चीज़ को मतलब दबा के रखती है, उसको ठंडा करके रखती है, और कहाँ हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मेटल कहीं ना कहीं क्या होगी, हाईली रिएक्टिव मेटल होगी। तो इसे मैं अभी इरेज करता हूँ, इरेज करके आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जो ना ये पूरी सीरीज, मतलब कैसे इन मेटल्स को हम देखेंगे कि किसके साथ वो रिएक्ट कर जाती हैं। तो मैं एक बार इसे दोबारा समराइज कर देता हूँ कि इसमें मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज के लिए बताया गया है बेटा। ओके, तो जो बच्चे आपको पता है यहाँ विक्रमादित्य एकेडमी से आने वाली इन क्लासेस को, खास तौर पे मेरी गौतम सर की जो क्लासेस हैं बेटा, उनको आप क्या ना पीछे के जो वीडियोस हैं उन्हें भी एक बार देख लिया करें कि वो कहाँ से वो कंसेप्ट पीछे से आ रहा है जो बता रहे हैं सर। अब मैं उन्हीं मेटल्स के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जो मेटल वहाँ ली थी ऑलमोस्ट वही मेटल मैंने यहाँ रिपीट किए हैं, और उनको ये बताने की कोशिश की है वो कैसे रिएक्ट करती हैं। तो जैसे सबसे पहले पोटेशियम है, वो इतनी वायलेंटली रिएक्ट कर जाती है, वायलेंट, वायलेंट का मतलब बहुत तेजी से, एकदम झटके से ही बहुत तेजी से जो ना वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। दे वायलेंटली रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगी, वो अपना हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। देखिए लिखा हुआ है ना। और कौन सी गैस लिबरेट होगी, यहाँ गैस लिबरेट होने के लिए एक ऐसे एरो लगा लीजिए, वो आपको हमेशा याद रहेगा। ये रेड कलर का जो एरो मैंने ऊपर लगा दिया वो यहाँ भी लगेगा, वो इसके साथ भी लगेगा, वो इसके साथ भी लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है ना। जब भी किसी मेटल को व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद द वाटर और एयर और एसिड्स देन व्हाट हैपन, हाइड्रोजन गैस गेट लिबरेटेड। तो हाइड्रोजन गैस को देखो हर बार लास्ट में लिखा गया है, और रखने के साथ मैंने एरो भी बना दिया ये बताने के लिए कि
ऐसा प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा सोडियम है, सोडियम भी वॉलेंटली रिएक्ट कर रही है कोल्ड वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर होते हुए भी वॉलेंटली रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल है ये, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके प्रोडक्ट क्या बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस। तीसरा देखिए कैल्शियम, ये थोड़ी सी उससे वॉलेंटली तो है लेकिन लेस, लिखा हुआ है लेस वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर भी वहीं रहा अपनी जगह, वॉलेंटली भी वो वर्ड रहा लेकिन लेस लग गया थोड़ा सा वर्ड अपना हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ना, कैल्शियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब देखिए अब कंडीशन चेंज हो गई, अब ये जो मेटल्स है ना वो इतनी रिएक्टिव नहीं है, तो इनके लिए क्या हुआ, इनका मीडियम चेंज हो गया, जो कोल्ड वाटर था वो हॉट में आ गया। हॉट वाटर क्या होता है, एक गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रही है मैग्नीशियम। इसके नीचे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं क्योंकि वो इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा होता है, स्टीम का टेम्परेचर हॉट वाटर से भी ज्यादा होता है, इसका मतलब धीरे धीरे करके उसकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है मेटल्स की। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा, उसकी टेबल के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब वो चीज़ पहले वाली प्रूव हो जाएगी कि सर सही कह रहे थे आप। स्टीम, अभी देखिए स्टीम के बाद कुछ तो ऐसी आ जाएंगी अब और लो रिएक्टिव मेटल्स हो गई, इसमें लेड हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई, कॉपर हो गई, ये तो नो रिएक्शन दिखाएंगी, लिखा हुआ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल, नो रिएक्शन एट ऑल। इसका मतलब ये है कि ये पानी के साथ तो रिएक्ट करती ही नहीं है, पानी के साथ लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये जो ना बहुत कम रिएक्ट करती हैं। पानी में अगर ये पड़ी भी रहे मेटल्स तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ी रहेंगी तो क्या हो जाएंगी, जंग खा जाएंगी, खराब हो जाएंगी, जैसे भी हो ना उनके अंदर। तो ये कहने वाली बात है, यहाँ पूरा पोर्शन ये खाली क्यों पड़ा हुआ है, इसीलिए पड़ा हुआ है, कोई रिएक्शन ही नहीं होता है इनका। ये जितनी भी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी उतना ही उनका और चीज़ों के साथ रिएक्शन कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। जब तक आप केमिकल प्रॉपर्टीज का बेस क्लियर नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही हैं, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएंगे। अब आप बुक में जाके कहीं भी पढ़ेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे चैट में मिलेंगे तो मैं उनके आंसर्स आपको जरूर दूंगा, लेकिन जरूरी ये है कि पहले आप ये समझें कि ये जरूरी क्यों है ना, ये क्यों पढ़ाया गया मैंने बता दिया आपको रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में। अब देखिए अगर कभी इस बात को बताना, इसको थोड़ा अगर हम उस फॉर्म में रखें कि मतलब इसको सर केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, तो केमिकल रिएक्शन में लिखने का मतलब होता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड्स, दिस इज व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रस्ट। ये वो तरीका है जिसके कारण मेटल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, रस्ट लग जाती है, उसमें जंग लग जाती है। और इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। ये इसको मैंने कलरफुल बनाने की कोशिश की, मैं थोड़ी स्लाइड लेकिन उतनी अच्छी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। देखिए मेटल, मैं समझाता हूँ आपको, मेटल को ऑक्सीजन के साथ क्या किया गया है, रिएक्ट किया गया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, अपना मेटल का ऑक्साइड्स। तो क्या आप इस चीज को बता सकते हैं, इसकी जो मेटल की ऑक्साइड बनेगी उसकी नेचर क्या होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, बेसिक होगी, बेसिक। बेसिक इसका जो ना नेचर होगा, लेकिन रिएक्ट कैसे करेगी वो इसे समझने की वाली बात है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वर्ड मैग्नीशियम जोड़ दोगे, Mg जोड़ दो इसमें मैग्नीशियम, तो इसके पीछे क्या लगा दो आप, ऑक्साइड लगा दो, बस हो गया काम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, इसके साथ पूछा गया कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ फिर रिएक्शन किया तो वो बना देगा क्या, कॉपर ऑक्साइड, CuO, यहाँ पर MgO2। अरे छोटे मोटे केमिकल रिएक्शंस तो आपको लर्न हो जाएंगे, ये आप जब इधर उधर है ना थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगी, आयरन ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बना देगी अपनी। अभी लेकिन इसके आगे हाइड्रोक्साइड भी बनेंगी, ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड्स भी बनती हैं। अगर इन सारी ऑक्सीजन के साथ हम इनको जो ना यहाँ से खत्म करके ऑक्सीजन को इसकी जगह वाटर लिख दें, क्या लिख दें, वाटर, सारी जगह अगर वाटर का रिएक्शन हुआ है मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगी, कॉपर के साथ वाटर का रिएक्शन हुआ है तो कॉपर अपनी हाइड्रोक्साइड बनाएगी, कैल्शियम के साथ हुआ है तो कैल्शियम अपनी हाइड्रोक्साइड बनाएगी। इसी तरह से आयरन, जिसको कि हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इन सारी स्लाइड्स में जो जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को पढ़ रहे हैं। तो ये नोट कर लिया होगा बेटा आपने।
अब देखिए एक नई चीज है, आपको ये बतानी जरूरी है, इसको रब कर देते हैं। कितना अच्छा सा एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पे। इस बोर्ड के डायग्राम को समझने के लिए, ये आपके लिए आज मैं छोटा सा इसे होमवर्क ही रखता हूँ, क्योंकि जब आप केमिकल प्रॉपर्टी समझ गए तो आप क्या बता सकते हैं इसमें क्या काम हो रहा है। देखिए बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। ये एक इस तरह का एक केमिकल, मतलब जो ना इसमें हमने किसी चीज़ को हीट अप किया है। यहाँ पोटेशियम मैग्नेट की क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, ग्लास वूल बीच में लिया हुआ है, इधर मेटल की फिलिंग्स ली हुई है। मेटल फिलिंग्स जानते हैं आप, छोटे छोटे टुकड़े मेटल्स के, वो यहाँ पे लिए हुए हैं, उसको भी गर्म किया गया है। तो बता सकते हैं आप इसमें क्या काम हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज का? यस या नो? मुझे लग रहा है यस होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है। मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा अभी कि आपको थोड़ा सा ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह हो जाएगा। होमवर्क का मतलब ये है कि आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है इस बात का कि इसमें क्या काम हो रहा है इसमें समझने के लिए। मैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा आपको जो ना, जब मैं आपकी, जब आपने निकाला और मैंने जो बताया वो चीज़ एक साथ होगी तो बहुत अच्छा होगा इसमें। कोई बात नहीं, ये ऐसा हो जाता है कि आप देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको बताना है ये काम कैसे हो रहा है, इस काम में क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये डीफ्लेग्रेटिंग एक स्पून ली गई है बेटा। डीफ्लेग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक चमचे जैसा, एक डीफ्लेग्रेटिंग, डीफ्लेग्रेटिंग, डीफ्लेग्रेटिंग स्पून, चमचा जैसा कोई लिया गया है। मेटल इसके अंदर, मेटल के कुछ पीसेस लिए गए हैं, उन मेटल के पीसेस को थोड़ा सा जलता हुआ अंदर ले जाया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पूरे में क्या हो गई है, इसमें पूरे में डिपॉजिट हो चुकी है। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी को ये डायग्राम शो कर रहा है? आपको ये बताना है कि सर मैंने यहाँ पर कोई भी मेटल ले लिया, इसमें हो सकता है मैंने कॉपर मेटल ले लियो, कॉपर, कॉपर मेटल को मैंने गर्म करके इसके अंदर जो ना ये दिखाने की कोशिश की हुई है, इसको यहाँ से ऊपर से बंद कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी पूरा अंदर जो ना। आपको ये बताना है कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है बताइए। हाँ बेटा, कुछ हुआ आपसे? कोई बात नहीं, ये भी एक, देखिए जो पहली वाली केमिकल प्रॉपर्टी दिखाई थी, द मैटर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, उसके लिए एक छोटा सा ये डायग्राम बनाने के लिए इसको आपके बोर्ड पर दिखाया है, ये बताने के लिए कि जब मेटल जो ना ऑक्सीजन रिएक्ट करती हैं तो वो एक स्पॉन्टेनियस इस तरह से एक फ्लेम देती हैं, और उसके साथ जो उनका प्रोडक्ट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो इसके अंदर डिपॉजिट है। तो इस बात को समझना बहुत आसान है आपके लिए। गेट इट? मैं आगे बढ़ूँ इसमें? ओके, किसी को कुछ पूछना है बेटा? कोई चीज़ पूछनी है तो आप चैट में जाके पूछ सकते हैं, जब ये मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसमें आप नीचे चैट में देख सकते हैं ना, पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मैंने मेटल, देखिए थोड़ी सी क्लास इसमें अभी रह जाती है, क्योंकि मैं अगर जब पूरी प्रॉपर्टीज को कर रहा हूँ तो ये भी बता दूं कि कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मैंने पहले बात बताई थी उसको पूरी तरीके से एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ना मैंने कोई भी एक मेटल ले ली अगर, तो उस मेटल को जब मैंने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, या उस मेटल को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, या उसको किसी वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये सब होना, ये कैसे होता होगा? व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विद द एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसमें से टोटल जो ना कितने रिएक्शन होते हैं, कितने रिएक्शन होते हैं, ये यहाँ समझने की देर है। देखिए पहला तो, अगर मेटल, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो यहाँ पर ना तो वो ऑक्साइड्स बनाएगी ना अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाएगी। अब एक तीसरी चीज आ गई कि सर फिर क्या बनाएगी? तीसरी चीज है अपने सॉल्ट, कोई भी अपना सॉल्ट बनाएगी। सॉल्ट मेटल के साथ कैसे बनते हैं कि मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्ट करिए, जैसे कोई एक मेटल ले लीजिए आप, यहाँ पर मैंने एक मेटल ले ली, यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, एसिड ले लिया, दोनों का नाम पता है आपको। ये मेटल कौन सी है? सोडियम। ये मेटल कौन सी है? सोडियम। ठीक है बेटा,
मेटल यहाँ पर सोडियम ले ली, एसिड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो वो है, जो हमारा जो फ्लो है उसमें हमें पता है जो केमिकल रिएक्शन है उसके हिसाब से मेटल रिएक्ट विद द एसिड्स फॉर्म देयर मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, यहाँ पर हो गया। तो अब इन दोनों में से मेटल और इसका जो ना ये सॉल्ट इन दोनों चीज़ों से बनेगा, तो ये बन गया सॉल्ट आपका NaCl, ठीक है। प्लस लिखा है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ रख दीजिए, ठीक है जी। इसके पे एरो लगा दीजिए, हो गया। जो बात मैंने पहले समझाई थी वो बात आपको ऐसे केमिकल रिएक्शन से जो ना बहुत आसानी से सीखनी है, फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कभी परेशान नहीं करेंगी। जैसे कह रहा है कोई मेटल तो मेटल रख लिया, एसिड कोई एक सिंपल सा एसिड रख लिया, आप दूसरा रख लो H2SO4, वो भी संभव है। अगर आपने इसकी जगह दूसरा H2SO4 रख लिया तो जो उसके बाद वाला जो रेडिकल है SO4 सल्फेट है वो जाके बनाएगा किसी सॉल्ट को। तो जिसके पीछे क्लोराइड लगा रहता है, जिसके पीछे बेटा मतलब जो ना सल्फेट लिखा रहता है, ये सब उसके मेटल के सॉल्ट होते हैं, जो हम अगली वाली क्लास में और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। चलिए अभी क्या है ना कि ये बात समझ में आ गई आपके कि यहाँ पर ये सॉल्ट बन गया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो ये प्रॉपर्टी इस बात में, इसका मतलब इसे प्रूव कर दिया कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड्स दे फॉर्म देयर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बात होती है तो व्हेन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, तो ये बात इन्होंने इस बात को पूरा किया है। जैसे दो चीजें हैं, दोनों में ये यहाँ पर हमने क्या किया, बजाय सोडियम के मैग्नीशियम ले ली और एसिड उसका सेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ क्या बनाएगा वो अपना सॉल्ट बना देगा, तो उसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये समझा जा सकता है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बताना होगा कि ना जब उनमें से कोई पूछता है कि मेटल रिएक्ट कर जाती है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके, तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट क्या होगा। तो ये जो ना एक तरह की ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड। ये देखिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है MgCl2। हाइड्रोजन गैस यहाँ भी लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी लिबरेट हो रही है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। तो धीरे धीरे करके इन प्रॉपर्टीज को पढ़िए। देखिए ज़्यादा बड़ी क्लास होती क्या है कि बच्चों के लिए फिर बोरिंग हो सकती है। तो जितना आपने ये पढ़ लिया उसको आप रिवाइज करते समय आप ये देखें कि ऐसा क्या है जो सर से पूछा जा सकता है। मुझे तो आप जितना पूछेंगे उतना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे उतना कुरेदते हैं, उससे मेरी भी साइंस बढ़ती है और आपकी भी। तो आपके कमेंट्स आपका आना बहुत जल्दी, इसको सब्सक्राइब भी करिए इन वीडियो को, जिससे कि आपको अगला वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी पीछे क्लास क्या थी, मैंने कैसे आपको इंटरेस्टिंग तरीके बताए थे, वो भी आपको पता चल जाएगी। जब तक आप एक टच में नहीं रहेंगे तब तक देखिए मेरी जो क्लासेस हैं वो आती हैं आपके लिए कम हैं, लेकिन बेसिकली हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव। उनको आप पीछे वाली क्लासेस के वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अब लास्ट में ये थैंक यू नोट आपके लिए है, और थैंक यू इस बात के लिए कि आप सबने इतना टाइम लिया और आपने इसको देखा पूरा, उन सब के लिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी उन बच्चों के लिए है कि वो किसी भी तरीके से परेशान ना हो। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी ये क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं किसी स्कूल के लिए, केबी के लिए, है ना, RIMC के लिए, उसके लिए अच्छी सी तैयारी करें। फ़ोन नंबर है हमारा, आप चाहें तो हमारे यहाँ आकर एक ऑफलाइन भी अपना जो ना रजिस्ट्रेशन करके पढ़ सकते हैं। इन हाउस ट्रेनिंग है, बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। होमली एनवायरनमेंट, खाना पीना सब चीज़ है, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेके चलते हैं हम। पूरे टाइम यहाँ बच्चे रहते हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, कैब की फैसिलिटी है, हर चीज़ को लेकर जो ना यहाँ पर कोशिश की गई है। एकेडमियों के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ इसे जो ना आप एक बार एडमिशन लें या ना लें, एक बार विजिट जरूर करें, क्योंकि जब विजिट करने से क्या ना आपको ये पता चलता है कि चीज़ें कहाँ पर कैसी हैं। वहाँ देखकर तो आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे।